होस्टिंग में मेरा बहुत समय चले जाता है, टचवुड, क्योंकि वो एक चीज़ इतनी अच्छी चल रही है और लास्ट ईयर तो बहुत ही ब्लास्ट हो गया। तब मुझे लगता है मुझे जिस प्लेटफॉर्म पे काम करने का मौका मिल रहा है, आई डू माई बेस्ट, आई एन्जॉय इट। सर पे अपनी पगड़ी सजाकर मैंने रैंप वॉक की हैं। आई थिंक मेरे से पहले शायद ही किसी ने वो की हो। मैं सावधान इंडिया में पुलिस वाला बना था और मैं क्रिमिनल को मार रहा हूँ, पकड़ रहा हूँ, बड़ा मजा आया था मुझे। अच्छा, जो मेरा रिश्तेदार नहीं होता था मैं उसको मार देता था और 4-5 दिन छुट्टी शूटिंग करके फिर वापस चले जाता था। दोस्ती का डेफिनेशन ये है कि बिना दिखावे के अगर कोई आपसे मोहब्बत करे, बिना जताए अगर कोई आपकी फिक्र करे, तो वो असली दोस्त है। बहुत सारी स्ट्रगल्स हैं, बट कहीं ना कहीं यू शुड एंजॉय द प्रोसेस एंड लर्न फ्रॉम इट एंड कम आउट बिगर एंड बेटर। कुछ अनकही बातें शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉजिटिव टॉक्स हो, नॉलेज की बातें हो, मॉरल वैल्यूज के रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं हमारे पॉडकास्ट के थ्रू। इसमें आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आगे बढ़ने के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब सीधे चलते हैं आज के एपिसोड पर। वेलकम टू द शो करण। बहुत मजा आने वाला है आज के शो में, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेके जो आपकी जर्नी है टॉप लेवल तक की, बहुत कुछ स्ट्रगल और लाइफ में बहुत कुछ जानने वाला है कि आप ये मुकाम तक कैसे पहुंचे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला गाय जिसको इंजीनियरिंग करनी चाहिए, वो यहाँ से शिफ्ट होके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कैसे आया? जी, शुरू से बड़ा पैशनेट था मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बचपन में भी जब एग्ज़ाम्स होते थे तो मैं बीच बीच में फिल्म फेयर अवार्ड्स और ये आईफा अवार्ड लगा लगा कर देखता था और सोचता था कि फिल्मों को लेके बहुत क्यूरियस था मैं, फिल्मों के बारे जानने में, फिल्मों के पीछे के किस्से कहानियाँ। तो मेरे लिए वो पैशन जो था वो कब प्रोफेशन में बदल जाएगा वो मैंने भी नहीं सोचा था। आई ऑलवेज वांटेड टू, बट देन यू आर फ्रॉम अ स्मॉल सिटी विद नो कनेक्शंस, नो बैकग्राउंड। तो बस एक सपना था, पर वो फिर यही था कि गो गेटर एटीट्यूड है थोड़ा सा, तो क्यूरियस चाइल्ड शुरू से रहा हूँ। तो मुझे, अगर मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे जानना है, जैसे आपने शायद देखा होगा शो से, इस शूट से पहले भी, कि ये लाइट कहाँ से लाया आप, कैमरे कहाँ से हैं, कौन क्या करता है। एवरीथिंग यू आर क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग। वो जो क्यूरियोसिटी है वो इंजीनियरिंग में भी चाहिए होती है और कहीं ना कहीं लाइफ में चाहिए होती है, और इस फील्ड में भी मैंने बड़ा कोशिश किया डाइसेक्ट करने का कि कैसे काम मिलता है किसी कलाकार को, कैसे एक एंकर को काम मिलता है, कैसे एक एक्टर को काम मिलता है। तो धीरे धीरे समझ आया, और शायद परफेक्ट नहीं हूँ, पर जितना समझ में आया उसको यूटिलाइज कर रहा हूँ। नहीं, बहुत कुछ, बिकॉज बहुत सारे लोग आते हैं और उनकी पूरी लाइफ स्ट्रगल में चली जाती है। यहाँ पर आप तो आए छोटे से बैकग्राउंड से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, फिर आपने कपिल शर्मा शो, आईफा अवार्ड को होस्ट किया है, और सबसे बड़ा आपने राम मंदिर सेरेमनी को होस्ट किया है। तो इतने बड़े बड़े अचीवमेंट लास्ट 1-1.5 साल में आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, जो लोगों के जिंदगी भर के सपने रहते हैं। तो कैसा लग रहा है ये अचीव करके आपको? हमेशा आई थिंक कोई भी माइलस्टोन हो, मैंने ऐसा कोई बकेट लिस्ट नहीं बनाई थी, बट हाँ, कपिल पे जाना मेरे को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मेरी मम्मी का फेवरेट शो है वो। एंड आई रियली विश्ड कि यार काश ऐसा हो कि एक बार तो वहाँ आप एज अ सेलिब्रिटी जाओ, अपनी फिल्म प्रमोट करने जाओ, और ऑडियंस में आपकी मम्मी आए देखने, और जो कि सच हुआ, शी केम एंड शी वाज देयर इन द ऑडियंस, और कपिल की मम्मी और मेरी मम्मी साथ में ही बैठी थी। तो बड़ा अच्छा लगा वो देख के। एंड इवन राम मंदिर के लिए जो मुझे मौका मिला नेशनल टीवी पे, मैं 1 हफ्ता पहले से वहाँ पे स्टेशन था। मेरा जॉब था दर्शकों को बताना कि कितनी खूबसूरती से अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, और बड़ी जिम्मेदारी भी थी। एंड अगेन इट वाज अ माइलस्टोन। आई थिंक इससे बड़ा इवेंट लास्ट ईयर में हुआ ही नहीं, और सालों सालों से लोग वेट कर रहे थे उस इवेंट की, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। एंड इवन जो ये अवार्ड शोज है वो तो मैं काफ़ी देर से उसका रेड कार्पेट, किसी का मेन स्टेज मैं करते आ रहा हूँ, और मैं उसमें बाइफरकेट नहीं करता। मुझे लगता है मुझे जिस प्लेटफॉर्म पे काम करने का मौका मिल रहा है, आई डू माई बेस्ट, आई एन्जॉय इट। मुझे लोगों से बात करना बड़ा अच्छा लगता है, मैं खुद मजे लेता हूँ, उनको भी मजे आते हैं। आई होप सो। and that's how it is, and I think that's how it is. You should not take so much of pressure. True, but आप जो जनरली कह रहे हो, इवन आईफा अवार्ड को होस्ट करना, फिल्म फेयर को होस्ट करना, ये किसी भी एंकर के लाइफ का सपना रहता है, एंड आपने लास्ट कुछ टाइम में बहुत सारे अचीवमेंट किए, सो इट इज रिमार्केबल। जी। कपिल के शो का कौन सा इंसिडेंट है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है?
कपिल के शो के कुछ खास किस्से हैं। एक तो कपिल पाजी जब मेरा इंट्रोडक्शन देते हैं तो मैंने जानबूझ के वो जैकेट पहनी थी कि उनको कुछ उस पे वो कमेंट करें, क्योंकि वो कपड़ों पे जानबूझ के पकड़ते हैं, छाती में चुभे, पता ही है। और वो बहुत नेचुरल है, इट इज नॉट स्क्रिप्टेड। वो तो हर चीज से पकड़ ही लेते हैं। हाँ, तो जो मोमेंट्स आप देखेंगे, एक तो जो एक्ट है वो तो पता है स्क्रिप्टेड है, पर वो भी वो लोग बहुत इम्प्रोवाइज करते हैं। इम्प्रोवाइज मतलब कि ऑन द स्पॉट रिएक्ट करना। और कुछ जो कपिल पाजी की बातें होती हैं वो नेचुरली निकल के आती हैं, तो मैं चाहता था कि चलो कुछ तो आए, और मुझे पता भी नहीं था कि मुझे कितना इंपॉर्टेंस मिलेगा, बिकॉज उसमें भाग्यश्री जी भी हैं, नुसरत भरूचा है, हीरो है बेलम कोंडा, पेन स्टूडियोज के मालिक भी कास्ट में हमारे प्रोड्यूसर जो थे, एंड डायरेक्टर हैं। तो मैंने कहा पता नहीं मुझे कितनी इंपॉर्टेंस मिलेगी, कितना मेरे को लगा ऐसे बुलाएंगे स्टेज पे, हाँ जी ये भी है पिक्चर का हिस्सा, चलिए मिल लिया, चलिए जाइए। तो मैं तो ये सोच के बैठा था, बट देन कपिल भाई ने इतना प्यार दिया और उन्होंने बोला कि मेरे को 10 साल हो गए एंकरिंग करते, तुम मेरा शो होस्ट करो। तो मैंने कहा ये तो कपिल भाई तो किसी को अपना शो छूने नहीं देते हैं, सिर्फ अक्षय कुमार आए हैं जो उनका शो टेक ओवर कर लेते हैं। और मैं तो खैर बहुत छोटा हूं, पर उन्होंने एक छोटा भाई समझ के शायद ये मौका दिया, और वो उनका पंजाबी बॉन्ड जाग गया, तो वो बड़ा अच्छा मौका था। वो किस्सा था जब कपिल ने मुझे अपना शो होस्ट करने के लिए वो प्लेटफॉर्म दिया, ना जस्ट स्पॉन्टेनियसली, मुझे पता नहीं था क्या करना है, तो मैं अपना एंकर गिरी शुरू हो गया, लेडीज एंड जेंटलमैन यू नो वेलकम टू दिस शो एंड ये वो। और कपिल पाजी से उन्हीं के स्टाइल में मैंने एक सवाल पूछा, जो कि आई थिंक बहुत मजा आया उसमें, इट वाज अ वेरी गुड टाइमिंग, और फिर आगे उनके जो जवाब होते हैं वो मजेदार होते हैं। वो एंटायर शो बहुत अच्छा था, जी, वो जी, एंटायर बड़ा मजा एपिसोड ही आया। बहुत अच्छा था, जी, जबरदस्त जी, एक्चुअली। कृष्णा वो शेख बन के आया, राइट। और कीकू दूसरा शारदा। चीज आपने कहा कि आपको शायद इंपॉर्टेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट एज अ होस्ट आपको इंपॉर्टेंस लेना भी आता है सर। जी, कैसे मौका take over देखो, जब व्हेन बॉल इज इन योर कोर्ट, आपको चौका छक्का उस टाइम मारना ही पड़ेगा, नहीं तो वो Right. मौका बार बार नहीं नहीं मिलता। मिलता, true. तो यस, थैंकफुल टू हिम, उन्होंने मौका दिया एंड हमने जितना उस टाइम जो कर दिया ऑन द स्पॉट कर दिया, स्क्रिप्ट नहीं थी मेरे पास। ग्रेट ग्रेट। बट ये तो स्टोरीज हुई आपके अचीवमेंट्स की, ये अचीवमेंट के पहले स्ट्रगल्स की लाइफ, या सब स्मूथली चला लाइफ में? नहीं, स्ट्रगल तो डेफिनेटली होती है। सबसे बड़ी स्ट्रगल थी माँ बाप को कन्विंस करना कि आई वांट टू लीव अ हेविली पेइंग जॉब इन अ ब्रांड लाइक डेलॉयट, विच इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट, बिग 4 कहा जाता है उनको। डेलॉयट है, अर्न्स्ट एंड यंग है, KPMG है, और PwC है। तो सबकी ड्रीम जॉब होती हैं वो कंपनीज, खास करके CES के लिए। मैं सॉफ्टवेयर में था, पर वो ड्रीम बिग 4 कहा जाता है उसको, वर्ल्ड की। तो वो कन्विंस करना, रोज ऑफिस जाते हुए मैं क्रिप करता था, मम्मी को बोलता था अरे बेटा मत कर, तेरी शादी नहीं होगी, कौन इंडस्ट्री वालों को तो कोई लड़की नहीं देना चाहता है, ये है वो है। मैंने कहा मम्मी लोग आना चाहते हैं उस इंडस्ट्री में, ऐसा कुछ नहीं है, और आज वही खुश होती हैं। पीपल अप्रोच हर एंड फॉर लॉट ऑफ रीजंस माय मदर्स फ्रेंड्स उनको रीच आउट करती हैं कि चलो ये काम करवा दो, ये इससे मिलवा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो स्ट्रगल आई थिंक फ्रॉम डे 1 ही रहती है, क्योंकि जब आप मिडिल क्लास हो, जब आपका कोई कनेक्शन नहीं है, खुद से बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं, आप खुद श्योर नहीं होते हो कि मेरा यहाँ पे है कौन, मैं कैसे जाऊंगा, क्या करूंगा। फिर माँ बाप को समझाना, क्योंकि उन्होंने इस फील्ड को देखा ही नहीं है, राइट। उनके लिए कंप्लीटली डिफरेंट है। उनको इतना पता है या इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ। और जब खास करके जब मैं अपनी एजुकेशन कर रहा था, तो उस लेवल से आई यूज्ड टू हैव आर्ग्यूमेंट्स कि मुझे नॉन मेडिकल नहीं करना है, मुझे मास कॉम करना है, मुझे इस तरफ, मुझे नहीं पता था मुझे एक्टर बनना है या एंकर बनना है, मुझे बस इस तरफ से दिलचस्पी थी, मुझे अच्छा लगता था। तो तब से स्ट्रगल स्टार्ट है, अपने घर से ही स्ट्रगल स्टार्ट होती है। उसके बाद जब घर से बाहर निकलते हो तो आपको मौका ढूंढने में स्ट्रगल्स होती हैं, क्योंकि आपको कोई जानता नहीं है शहर में। बहुत सारे लोग होंगे जो अजीब अजीब बातें बनाएंगे, होते वो एक छोटे से एड के कोऑर्डिनेटर, और वो ऐसा आप पे रोप जमाएंगे, क्योंकि उनको भी कुछ चाहिए रोप जमाने के लिए। Right. उनके ऊपर 100 लोग बैठे, तो वो उस पे नए एक्टर पे रोप जमाएंगे। तो वो बहुत सारी स्ट्रगल्स हैं, बट कहीं ना कहीं यू शुड एंजॉय द प्रोसेस एंड लर्न फ्रॉम इट एंड कम आउट बिगर एंड बेटर। राइट। सो इट वाज योर पैशन? यस। ओके। और Always. पैशन को फिर आपने धीरे धीरे प्रोफेशन में बना दिया, कंप्लीटली। और अब ये लगता ही नहीं कि प्रोफेशन है, अब अच्छा लगता है कि रोज आपसे बात कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, मजे आ रहे हैं। नहीं, बट मैंने ये भी देखा है कि होस्टिंग के अलावा आपने टीवी सीरियल्स में एक्ट हो, मूवीज में एक्ट हो, बहुत सारे पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो मैक्सिमम काम है वो सब आपने कर लिया। आपको मजा क्या करने में आता है? सब करने में आता है। मैंने शुरुआत की थी, सबसे आसान होता है आई थिंक इंडस्ट्री में, अगर आप एक्टर हैं तो एपिसोडिक शोज आराम से मिल जाते हैं, क्योंकि उनका बजट बड़ा कम होता है। तो मुझे मात्र 3,000 3,500 उस टाइम पे मिलता था, आज भी शायद उतना ही बजट चल रहा है 10 साल बाद भी।
तो मैं सावधान इंडिया में पुलिस वाला बना था अच्छा। और बड़ा मजा आया था मुझे। पंजाब का कोई एपिसोड होगा तो मैं पंजाब पुलिस बन रहा हूँ और मैं क्रिमिनल को मार रहा हूँ, पकड़ रहा हूँ, यू नो, और दैट चेस सीक्वेंस। और वो भी बहुत जल्दी शूट करते हैं, 4 दिन में वो एक एपिसोड उनको बनाना होता है, 3 से 4 दिन में। तो फटाफट ज्यादा रिहर्सल का टाइम नहीं होता, तो जो मन में आया मैं कर रहा हूँ मजा आता है। तो वो शुरुआत एपिसोडिक्स से हुई, और साथ साथ क्योंकि मैं तब जॉब कर रहा था तो आई यूज्ड टू टेक लीव्स फ्रॉम माय ऑफिस, छुट्टी का बहाना मार करके। अच्छा, जो मेरा रिश्तेदार नहीं होता था मैं उसको मार देता था। तो जैसे मान लो अगर मेरे ताया जी नहीं है, तो है ही नहीं, तो उस रिश्ते को मैं जरूर मारता था कि वो मर गए, और छुट्टी 4-5 दिन छुट्टी शूटिंग करके फिर वापस चले जाता था। ओके। और ऐसे बहुत देर तक किया, जब तक मेरे ऑफिस के स्टाफ को करण सिंह छाबड़ा गूगल करने पे या कहीं ना कहीं कुछ पॉपअप नहीं मिल गया कि अच्छा तुम तो शाहरुख खान की इंटरव्यू करने गए थे ऑफिस से बंक करके और हमें बोल रहे थे हमारा इससे काम करो। और फिर अब 2 बातें होती हैं, जो लोग चिढ़ते हैं वो फिर आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, जो नहीं चिढ़ते वो कहेंगे तेरे हिस्से काम मैं कर लेती हूँ, बस हमें शाहरुख से फोटो करवा दे। तो एपिसोडिक से शुरुआत की थी, और उसके बाद फिर धीरे धीरे होस्टिंग में ट्राई किया, चैनल्स को पिच किया, एंड देन फिर कॉन्टिन्यूटी सीरियल्स में काम मिला, फिर फिल्में मिली, फिर द रेस्ट इज हिस्ट्री। राइट। लेकिन ये सब करते करते जैसे आपने बोला है कि कुछ लोग आपसे चिढ़ते हैं तो वो लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, तो हर ऑफिस में ऐसे लोग होते हैं सर। हाँ, बट इंडस्ट्री में भी ऐसे होते रहेंगे। बिल्कुल होते हैं। तो जब आप इतना सब करते हो तो नेगेटिव फीडबैक, क्रिटिसिज्म को फेस करते हो? आपको एज एन एक्टर बेशरम होना पड़ेगा, ये क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। और ये हर वर्कशॉप में किसी ना किसी तरीके से, तरीके अलग होते हैं पर एक्टर को खोला जाता है, उसको थोड़ा बेशरम बनाया जाता है। मैं एक वर्कशॉप, मेरे एक जानकार हैं सौरभ सचदेवा, बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, तो उनकी एक वर्कशॉप होती है जिसमें वो एक एक्सपेरिमेंट करवाते हैं कि आपको सबसे अनकंफर्टेबल कपड़े पहन के आने हैं। तो लड़का लड़की बन के आ रहा है, कोई लड़की टॉवल लपेट के आ रही है, तो अब देखने वाले आराम नगर में देखेंगे ये तो पागल लोग हैं, ये तो प्रजाति पागलों की है। बट लॉट ऑफ पीपल डोंट अप्रिशिएट दैट लेवल ऑफ एन एक्सरसाइज कि पब्लिक को आप क्यों ऐसा, यू नो, बट लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो अप्रिशिएट। बट पर्पस ऑफ सच एक्सरसाइजेज व्हेन यू आर इन एन एक्टिंग वर्कशॉप इज कि आपको बेशरम होना पड़ेगा। मतलब वो लड़का जो लड़की बन के ऑटो में बैठा है और वर्कशॉप तक जा रहा है, मान लो 10 किलोमीटर का सफर ऑटो में तय कर रहा है और लोग उसको देख रहे हैं जो भी हैं, तो उसको वो बेशर्मी उसके अंदर डालनी पड़ती है। सो कहीं ना कहीं ये जो लोग चिढ़ते हैं या नेगेटिव आती है, वो हर किसी के बारे इस इंडस्ट्री मैंने देखा है। आप पार्टी में सामने से मिलेंगे हाँ ही करके, जैसे ही आप पलटोगे पीछे से 4 लोग बुराई कर रहे होंगे, सो देन यू कांट हेल्प इट। तो बस आपको आप नेगेटिव फीडबैक से डिमोटिवेट नहीं होते? बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, आप अच्छी तारीफ करो सबकी, आप प्यार से मिलो, और जिसको जो बोलना है बोलते रहे, आप अपना काम करो। तो आप जब अनंत अंबानी की शादी में आप गए थे तब भी बहुत सारे दूसरे लोगों को इनविटेशन नहीं मिला है, तो वो भी बहुत तो सवाल उठे थे। जी 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 जी, ये कैसे? तो मैंने कहा भाई अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? और मैंने कहा चलिए आप भी आ जाते। और मैं क्या कह सकता हूँ। कैसा था वो एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। आई मीन एक उस क्लोज्ड एनवायरनमेंट में होना जहाँ प्रधानमंत्री मोदी भी हैं और देश के सारे जाने माने पॉलिटिशियंस, सीएम्स, गवर्नर्स, बिजनेस टाइकून्स, बॉलीवुड स्टार्स, क्रिकेटर्स, हॉकी प्लेयर्स, यू नो, एवरी फील्ड आई थिंक वो एक ऐसा लग रहा था कि एक छत के नीचे आ गई है और आप बस वो एनर्जी एब्जॉर्ब करें, थोड़ी पॉजिटिविटी लें और आप भी कुछ अच्छा बने। जब आपको इनविटेशन मिला आप शॉक नहीं थे? नहीं, मैं उससे पहले एक्चुअली में जो वो वेन्यू है NMACC के लॉन्च पे एक्चुअली मैं परिवार से मिल चुका हूँ। आई थिंक उससे 1-2 साल पहले हुआ, जब स्पाइडरमैन और टॉम हॉलैंड और ये सब आए, तब भी 2 दिन का बहुत ग्रैंड उन्होंने यू नो ऑर्गेनाइज किया था और पूरी इंडस्ट्री आई थी और देश विदेश से लोग आए थे। तो NMACC जो नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर है, उसकी इनॉग्रेशन पे भी 2 दिन में वहाँ था। और उसके बाद फिर जियो वर्ल्ड ड्राइव एक और उनके वहाँ पे जब मॉल का इनॉग्रेशन हुआ जिसमें बहुत सारे लग्जरी ब्रांड्स हैं, उस फैशन शो में भी सब सितारों ने रैंप वॉक की थी। और उस दिन नीता मैम का जन्मदिन भी था, तो तब भी मुलाकात का मौका मिला था। और उनके तो खैर उनकी टीम्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो एक इवेंट को वो मतलब इट्स लाइक अ ह्यूज एम्पायर। तो इट शॉक नहीं था, बट बहुत अच्छा लगा। एंड आई थिंक किसी भी जगह पे जब आपको अपने से सीनियर्स को मिलने का मौका मिलता है या जिनसे आप बहुत इंस्पायर होते हैं,
उनसे मिलने का मौका मिलता है वो हमेशा अच्छा होता है, एंड यू शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट। राइट। जैसे आपने इंस्पायर कहा, तो इंडस्ट्री में कौन ऐसे एक्टर्स या कौन ऐसे लोग हैं जिनसे आप सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो? सबसे पहले ऑफ कोर्स शाहरुख खान, क्योंकि वो दिल्ली से आए हैं और अपना आज जो उन्होंने मुकाम हासिल किया है। कोइंसिडेंस है, इसके पहले मैंने जिनका इंटरव्यू लिया है उनको भी अगर पूछा तो उन्होंने कहा सबसे पहले शाहरुख खान। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज वो जो उनकी स्टोरी है वो बहुत इंस्पायरिंग है, एंड आई थिंक इवन आई अप्रिशिएट सलमान सर फॉर अ फैक्ट, सलमान खान की वो अपनों के लिए बहुत करते हैं। वो जो उनकी नेचर है ना, वो मैंने पंजाब में भी एक बड़े अच्छे कलाकार हैं गिप्पी गरेवाल, वो भी ऐसे हैं, वो सबको साथ लेके आगे चढ़ते हैं और सबको सपोर्ट करते हैं, बहुत कलाकारों को आगे बढ़ाते हैं। तो दीज आर द फ्यू पीपल हु रियली रियली इंस्पायर मी आइदर एज एन एक्टर और एज अ पर्सन। फिल्म इंडस्ट्री को लेके लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन क्या है? मिसकंसेप्शन बहुत सारी हैं। जैसे मेरी मम्मी को लगता है तू फिल्म इंडस्ट्री में रहेगा, तेरे को कोई लड़की नहीं देगा अपनी शादी के लिए। जो अब चेंज हुई है काफ़ी, उनको बड़े रिश्ते आते रहते हैं। खैर, बट बहुत सारी मिसकंसेप्शंस। उनको लगता है हम सिर्फ पार्टी करते हैं, उनको लगता है सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री enjoy में करते सब हैं। लोग नशे करते हैं। भाई मैं आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, मतलब इवन इफ इट इज अ ड्रिंक वेरी 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 ओकेजनली मैं एक गिलास लेके खड़ा रहता हूँ और बाकी लोग भंड हो जाते हैं। सो एंड इट्स नॉट कि मेरे पेरेंट्स ने मना, आई जस्ट डोंट लाइक टू डू इट। आई एम वेरी हैप्पी एंड हाई ऑन लाइफ एंड आई डोंट नीड टू एंड आई डोंट लाइक इट। अब आदत नहीं पड़ी, अब तो कितने साल हो गए घर से बाहर रहते हुए, 10 साल हो गए, तो अब तो शायद आगे भी नहीं पड़ेगी। सो बहुत सारी ऐसी मिसकंसेप्शंस भी हैं कि बिगड़े हुए बच्चे होते हैं, नशे करते हैं या पार्टी करते हैं, या ये काम तो होता ही नहीं है, या कई लोगों को उल्टा लगता है, कई लगता है ओह बहुत स्ट्रगल है, मैं तो अपने बच्चे को नहीं भेजूंगी। दोनों एक्सट्रीम ओपिनियंस हैं, दोनों ही गलत है। बट बॉलीवुड जो है बाहर से एक चकाचौंध वाली जिंदगी लगती है। आपने तो बॉलीवुड का आउटसाइड इनसाइड दोनों दौर बहुत मजबूती से देख लिए, तो क्या डिफरेंस है? बाहर से जितना अच्छा, जितना साफ सुथरा दिखता है, क्या एक्चुअल में वैसा ही है? तो वो अपना अपना नजरिया है। जैसे कि एक मेरे जिम में एक मुझे लड़का, मेरा दोस्त है, उसको ही इज अ कैबिन क्रू, तो मैंने उसको पूछा भाई तुम ऐड करोगे, ऐड में तुम्हें दीपिका पादुकोण के पीछे खड़े होने का मौका मिलेगा। तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड, एंड मेरे को ऐसे बहुत लोग अप्रोच करते रहते हैं, भाई इनसे मिलवा दो या ये कर दो या जो रिक्वायरमेंट, आई ट्राई टू हेल्प, कि किसी का भला हो तो अच्छा है। सो अब उनका पर्सपेक्टिव पहले बड़ा चकाचौंध वाला था, और बाद में वो जब सेट पे गए तो मुझे आके भाई बड़ा मेहनत वाला काम है यार, हमने 12 घंटे खड़े रहे, या हम टेंट में बैठे रहे, या वहां बैठे रहे, और जब शॉट हुआ फाइनली तो वो 5 मिनट का ही गेम था जिसके लिए हमने पूरा दिन वेट किया। ये वो, तो वो अपना अपना नजरिया है। अब एक एक्टर है जिसको बहुत अच्छा लगता है, उसको सेट पे रहना है, वो बहाने ढूंढता है, वो चाहता है पैकअप एंड में हो, मैं पूरा दिन रहूं, मैं सीखूं, उसको सिनेमा का शौक है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज है। अब जिसको शौक नहीं है, जिसका पैशन नहीं है, वो 4 बातें और बनाएगा ही। करण अभी बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल है। आप बहुत सारे लोग ऐसा आपको देख के इंस्पायर होते हैं कि भाई लाइफ में जिस तरीके से आपने अचीवमेंट किए। नहीं, अभी बहुत समय है रोल मॉडल बनने ऐसा का। है, ऐसा नहीं है, ऐसा आपको लगता है? बहुत सारे लोग यहाँ तक पहुँचने के लिए भी, मतलब चाहे होस्टिंग हो चाहे एक्टिंग हो, उनकी जिंदगी निकल जाती है सर। तो ऐसे लोगों के लिए आप कुछ, अगर वो डीमोटिवेट हो रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा, आज के टाइम पे आपके पास वो है जो मेरे पास उस समय नहीं था, विच इज सोशल मीडिया। मेरे टाइम पे इतना ग्रो नहीं हो रहा था, या हमें इतना अवेयरनेस ही नहीं था कि यूट्यूब चैनल भी ठीक से चला लें। नहीं तो उस समय मेरे पास कितना अच्छा कंटेंट शुरू से, अभी भी है, पर शुरू से मेरे पास तो एक्सेस था इतने बड़े बड़े सितारों का। आई कुड हैव मेड माय ओन व्लॉग और डन समथिंग। तो आई थिंक अब आपके पास वो प्लेटफॉर्म है, आप अपने शहर में रहकर भी अपनी कला को दिखा सकते हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। जो भी आपको कला आती है, आपको एंकरिंग आती है, आपको बात करना आता है, आपको लोगों को कन्विंस करना, आपको मोटिवेट करना अच्छा लगता है, आप कॉमेडी कर सकते हैं, आप एक्टिंग कर सकते हैं, आप So लोग like आजकल आपके पास प्लेटफॉर्म है कि करोड़ों लोग आजकल आपको लड़के देख लड़की सकते के हैं। कपड़े पहन के इंस्टाग्राम पे हंसा रहे हैं हाँ, पब्लिक को, राइट और कितने फॉलोअर हैं उनके, मेरे से ज्यादा हैं। राइट। तो वो उस चीज को आप प्लीज यूटिलाइज करें। डोंट वेट फॉर अ चैनल टू कास्ट यू। हमारे टाइम पे तो गिने चुने 10 चैनल होते थे म्यूजिक के, जहां हम एंकरिंग के लिए अप्लाई कर सकते थे, गिने चुने टीवी चैनल थे। आज तो आपका खुद का चैनल, आप उस चैनल के प्रोग्रामिंग हेड भी आप हैं, मार्केटिंग हेड भी आप हैं, और एक्टर भी आप हैं, तो आप ही डिसीजन मेकर हैं, आप चलाएं सो उसको। अकॉर्डिंग टू यू सोशल मीडिया ने एक बहुत सारा बड़ा चेंजेस लाया है, बहुत मतलब changes अगर हैं। आप उसको पॉजिटिव तरीके से देखते हैं तो। बिल्कुल। बट ये सब आने से अभी जैसे वेब सीरीज हैं, वेब सीरीज इज लाइक हाइप हो रही है बहुत सारी, सामने टीवी सीरियल्स
एकदम डाउन होते जा रहे हैं। तो आगे जाके नेक्स्ट आप टीवी सीरियल्स और वेब सीरीज के अंदर जो टीवी सीरियल्स चल रहे हैं उसमें जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके फ्यूचर को आप कैसे देख रहे हैं? उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि जो टेलीविजन से एक्टर्स आते हैं वो इतने पक्के हो जाते हैं, दे आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ सिचुएशंस। उनको अभी स्क्रिप्ट दो, वो परफॉर्म कर दें, और जब आप उनको 10 बार कहोगे या उनको और टाइम मिलेगा तो वो और अच्छे से उसको तराश कर देंगे। सो दे हैव अ ब्राइट फ्यूचर, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स। सो अभी कमी भी नहीं है, अगर आप अच्छे कलाकार हैं तो आप कहीं ना कहीं आपको काम जरूर मिलेगा। हाँ, टीवी का माध्यम, यस पीपल से द क्वालिटी इज गोइंग डाउन, पर आप समझिए कि डेली शूट करके एपिसोड आपको डालना है नेक्स्ट डे, और कहाँ वेब शो जो एक फिल्म की तरह बनता है जहां 10-10 दिन एक सीन के लिए वो लगा देते हैं, तो डेफिनेटली क्वालिटी का फर्क होगा। बट मेरा मानना यह है कि टीवी की भी ऑडियंस हमेशा रहेगी, और ओटीटी भी हमेशा रहेगा, और थिएटर भी हमेशा रहेंगे। ये तीनों अब को एग्जिस्ट करेंगी। हमारे पास ऑप्शन है, हमें क्या करना है। वेरी ट्रू, ये बात राइट है। बट जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही, नेक्स्ट जनरेशन की सोच, जैसे राइट नाउ इफ वी आर सीइंग कि हम कपिल शर्मा को भी देख रहे हैं, सामने समय रैना को भी देख रहे हैं, तो जो समय रैना के जो कॉमेडीज़ है, मतलब एक कॉमेडी का कंटेंट जो है जिसमें गाली गलोच या एब्यूज ज़्यादा है, दैट कंटेंट इज हाइपिंग, इजंट इट गोइंग टू बी लाइक इंडस्ट्री को उसका इफेक्ट नहीं आने वाला कुछ भी? सर देखिए, दो पहलू हैं। मैं हमेशा ये कपिल भाई की तारीफ करता हूं कि हसाना, एंड दैट टू विदाउट एनी गाली गलोच, विद फैमिली। और वो हमेशा अपनी मदर को कहते हैं मैं सामने बिठा के रखता हूँ, ताकि जो बात मैं अपनी मम्मी के सामने कर पा रहा हूँ वो मैं पूरी दुनिया अपनी फैमिली के सामने बैठ के देख पाएगी, फैमिली के साथ बैठ के देख पाएगी। सो दैट इज मोर डिफिकल्ट। गाली गलोच करके भी आपको मैं 2-4 गाली दे दो, लोग हंसने लग जाएंगे, अरे वाह यार इसने तो गाली दे दी। तो वो कंटेंट और उस कंटेंट को आप कंपेयर नहीं कर सकते। मेरे लिए ऑफकोर्स बिना गाली गलोच किए अगर आप एपिसोड पुल ऑफ कर रहे हैं, तब मैं आपको मानूंगा। आप एक भी गाली ना बोलें, आप एक भी गलत वर्ड ना यूज करें, तब मैं आपको मानूंगा कि आप असली कॉमेडियन है। गाली गलौज देख के तो यार अभी हम चलो झगड़ा शुरू करते हैं, आप मुझे 2 गाली दो, मैं आपको 2 दूं, आपकी ज्यादा बड़ी होगी, मेरी छोटी गाली होगी, क्या पता, तो लोग हंसेंगे, उनको मजा आएगा, क्योंकि वो डेली लाइफ में वो करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो गाली दे रहा है वो गलत है ना। हो सकता है कैमरा बंद होने के बाद हो सकता है मैं भी अपने दोस्त को गाली देके ही बात करूं, तो वो अलग तरह का कंटेंट है, दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों अपनी जगह अच्छे हैं। समय की स्टैंड अप कॉमेडी बहुत अच्छी है, आई थिंक ही इज वेरी गुड एज एन आर्टिस्ट, एंड आई लव द फॉर्मेट ऑफ हिज शो, है ना, जिसमें हर किसी को परफॉर्म करने का मौका। मैं उस फॉर्मेट का बहुत बड़ा फैन हूं और समय का फैन हूं। जस्ट दैट मैं थोड़ा गाली गलोच का, मैं आई वॉन्ट की फैमिली ऑडियंस है, एंड आवर कल्चर शुड बी देयर इज अ रीजन वी आर अ सोसाइटी, देयर इज अ रीजन देयर हैज टू बी अ कल्चर। थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ, आई थिंक मेरे को वही कहते हैं कि मैं आधा जेनजी हूँ और आधा मिलेनियल हूँ, तो मेरी सोच मिक्स्ड है, बट आई थिंक कहीं ना कहीं बैलेंस होना चाहिए। राइट, वेरी ट्रू। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम इससे बाहर निकलते हैं, आप जो स्टेज परफॉर्म करते हैं, होस्टिंग करते हैं, कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट जो आपको आपकी मेमोरी में फिट हो गया हो कि वो मोमेंट आप भूल ना सको? स्टेज पे बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं, कई बार गलतियां भी कर जाते हैं, कई बार आप वो तो स्पॉन्टेनियस है, यू कांट रियली हेल्प इट, क्योंकि वो हो गया, लाइव जैसे होना है। बट बहुत सारे किस्से हैं। एक बार कार्तिक आर्यन को हमने नचवाया था और बड़ा मजा आया, तो बाद में कह रहे थे यार मुझे बता तो दिया करो तुम क्या करवाने वाले हो। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं। रैपिड फायर में कभी कभी जब मन करे मैं शुरू कर देता हूँ, तो दे से यू पुट मी ऑन द स्पॉट, बट आई सेड माय क्वेश्चंस आर नॉट दैट कंट्रोवर्शियल, इट इज फन। ट्रू। तो एक मोमेंट कृष्णा ने मुझे, वो शेख बन के जब कपिल के आए थे, तो उस पर बड़ा मजा आया था। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं सर, अभी एक क्या याद करूं मैं, ऐसे दिमाग में नहीं आ रहा। आपकी फैमिली का जो स्टार्ट में आपको बोल रहे थे कि इंडस्ट्री में नहीं जाना है, राइट नाउ दे आर हैप्पी सपोर्टिंग यू? दे आर हैप्पी, बट दे जस्ट दे आर ऑलवेज वरीड कि इन दिस फील्ड यू आर ऑलवेज, देयर इज नो फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम, which is right. But again, I explain them कि I have so many avenues. तो अगर लड़का मेहनती है, अगर आपके पास नेटवर्क है, आप एक एथिकल इंसान हैं, 10 साल में आपके ऊपर अब तक कोई गलत एलिगेशन नहीं लगाया है, तो मतलब कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। तो आई थिंक यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर, एंड आई टेल देम, एंड व्हेन दे सी कि अच्छा ठीक है। बट आपके परिवार वालों को ये टेंशन था कि आप ये इंडस्ट्री में जाओगे तो शादी, तो अब शादी कब कर रहे हो? मम्मी मेरी बड़ी वो कहते थे जब तक तुम अच्छा चलो छोड़नी है ना जॉब, तो कहते हैं जब तक तुम डिलॉयट में हो ना, तब तुम किसी अच्छी आईटी इंजीनियर से शादी कर लो, उसके बाद उसकी रजामंदी से दोनों कर लेना, हस्बैंड वाइफ डिसाइड करके फिर तुम छोड़ देना। मैंने कहा मम्मी ये तो गलत हो जाएगा ना, ये तो फिर वो आएंगी ये उम्मीद लेकर कि पति 9 से 6 नौकरी करता है,
सुबह जाएगा, शाम को टिफिन का डब्बा लेके घर आएगा, फिर शाम को घुमाने लेके जाएगा। और यहाँ पे हमारी लाइफ इज लाइक अ सोल्जर। आज मैसेज आया कल सेट पे जाना है, कल आपको कश्मीर जाना है, कन्याकुमारी जाना है, परसों शूट वहाँ है, तो इट्स लाइक अ सोल्जर। सो आई थिंक आई वुड रादर show her who I am and meet her with what I always have inspired to be। मैं वो बन के उनसे मिलूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यस, घर वालों को वो होता है कि जॉब के टाइम आपको अच्छी राइट। लड़की तो मिल एक्चुअल सकती में है। आपका पैशन था कि इंजीनियर लोगों का दर्द ज्यादा देखा तो सोचा शिफ्ट हो जाऊं। इंजीनियर लोगों का दर्द अब वो उनके लिए बहुत अच्छा है। दे सम ऑफ माई फ्रेंड्स आई एम स्टिल इन टच, वो जाते हैं, उनकी 9 से 6 नौकरी है, वीकेंड्स पे वो दबा के पार्टी करते हैं, वो अपना उनका एक दायरा है, अपनी एक दुनिया है, उसमें बहुत खुश है। अब मुझे वो दुनिया या वो जीवन फिलहाल या उस टाइम नहीं जीना था, और इसलिए मैंने फिर यहाँ स्विच किया। कल को कभी जरूरत पड़ी तो वापस किसी बड़े ब्रांड में जा सकते हैं, उसमें क्या है आपके वो अभी भी पुराने वाले दोस्त जिनके साथ दोस्ती है? जी जी जी, क्योंकि वो असली दोस्त होते हैं, क्योंकि वो आपको बिना मतलब के आपसे दोस्ती करते हैं। वेरी इंडस्ट्री की दोस्तियां थोड़ी सी मतलब ड्रिवन होती हैं, बट वो भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है। क्या डेफिनेशन है दोस्ती का? दोस्ती का डेफिनेशन ये है कि बिना दिखावे के अगर कोई आपसे मोहब्बत करे, बिना जताए अगर कोई आपकी फिक्र करे, तो वो असली दोस्त है। वाह, एक्चुअली। और आपकी लाइफ में ऐसे पुराने दोस्त भी हैं? कुछ हैं, बाकी सब गधे हैं। एक्चुअली दोस्त तो वैसे भी होते बाकी तो सबको मेरी कद्र नहीं है, उनको बाद में धीरे धीरे पता चलेगा। नहीं, दोस्त ऐसे भी आप कोई भी लेवल पर पहुंचो कदर कभी करेंगे ही नहीं। हाँ, वो घर की मुर्गी दाल बराबर। दाल बराबर, राइट राइट, वेरी ट्रू। मैं उनको अपना कोई अचीवमेंट भेजता हूँ ना, तो रिएक्ट कम करते हैं। हाँ ठीक है, दो चीज अंदर से खुश हो रहे होते हैं। हाँ दो चीज होती है, अगर दोस्त है तो अंदर से खुश हो रहे होते हैं, और एक्चुअली फेक फ्रेंड्स है तो अंदर से तकलीफ हो रही होती है। हाँ, और बाहर से खुश हो रहे होते हैं। बाहर वाह से वाह खुश। ब्रो, वेरी नाइस ब्रो, अंदर से कैसे इसने किया, ऐसा होता है। बॉलीवुड का ऐसा कोई रोल है कि जो आपको अगर करने को मिले, कि बॉलीवुड का कोई रोल आपको करने को मिले, तो कौन सी मूवी का ऐसा रोल है जो आप करना मुझे चाहोगे? आयुष्मान खुराना भाई के सारे रोल्स बहुत पसंद है। मैं वो सारे रोल्स करना चाहता था, करना चाहता हूँ, करना चाहता रहूंगा। स्पेशली विकी डोनर एंड बधाई हो एंड ऑल दोस फिल्म्स दैट ही हैज डन, शुभ मंगल सावधान, वेरी गुड। ऑल दोस फिल्म्स। और एक दिन के लिए आपको अगर कोई एक्टर बनने का मौका मिले तो कौन सा बनोगे? आयुष्मान खुराना। और उसी दिन ताकि एक्टिंग मैं उनके रोल्स ले सकूं। आयुष्मान खुराना के बारे में इज योर रोल मॉडल? अगेन बिकॉज ही वॉज अगेन एन आउटसाइडर। उन्होंने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स चूज की हैं। उनकी फिल्में मुझे हमेशा इन अ वेरी वेरी क्वर्की वे, फन वे, हमेशा अच्छा मैसेज भी देती हैं, मैसेज नहीं तो एंटरटेन करके जाती हैं। उनके वन लाइनर्स बड़े अच्छे होते हैं। मैं 2 तरह की फिल्में मानता हूँ, एक होती हैं जो हीरो वर्सेस विलन, गुड वर्सेस बैड, या स्पाई यूनिवर्स हो गया कि आप ढूंढ रहे हैं क्रिमिनल को आसपास, वो एक होती है जिसका वन लाइनर सुन के मैं हंस हंस के पागल हो जाऊं, और वो वन लाइनर्स आयुष्मान खुराना की फिल्मों के होते हैं। जैसे बधाई हो है कि Very true, माँ actually. प्रेग्नेंट हो गई इस उम्र में, मतलब आप एक लाइनर सुन के आपको पता है कि पिक्चर मैंने देखनी है ना। तो या शुभ मंगल सावधान है, या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, या बॉल्डनेस है इन मेन, तो वो ऐसे ऐसे टॉपिक्स लेकर आते हैं कि मतलब यार ये काश मैं इस फिल्म को चाहे छोटी फिल्म बनाता, काश ही मैं बना पाता। तो आई थिंक दैट उसमें भी पर्टिकुलर सबसे फेवरेट मूवी आपकी? आयुष भाई की आई थिंक विकी डोनर वाज अमेजिंग, वन ऑफ द बेस्ट। और ड्रीम गर्ल मेरे दोस्त ने डायरेक्ट की हैं, तो ड्रीम गर्ल इज आल्सो वेरी वेरी। आयुष्मान खुराना को छोड़ू तो उसके अलावा आपकी सबसे फेवरेट फिल्म? आयुष्मान के अलावा बहुत सारी है सर। जब भी मेट मेरी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म है। शाहिद कपूर, करीना कपूर, जितनी बार मर्जी देख लो। हाल ही में दिलजीत पाजी की चमकीला, बहुत कमाल की फिल्म है नेटफ्लिक्स पे, जो इम्तियाज अली साहब ने डायरेक्ट की है। तो फिल्में तो सर हम उसी का धंधा करते हैं, तो फिल्में तो हम सारी देखते वैसे हैं। तो आप मल्टी टैलेंटेड हो, एक्टिंग हो, मूवीज में ये वो। आगे क्या प्लान है करण का, फ्यूचर प्लान, कि मुझे होस्ट करना है, मुझे मूवीज में एक्टिंग करनी है, मुझे सीरियल में एक्टिंग करनी है? फ्यूचर प्लान ये है, नहीं, प्लेटफॉर्म डज नॉट मैटर टू मी। फ्यूचर प्लान ये है कि 50% एज एन आर्टिस्ट, चाहे वो एंकर हो चाहे वो एक्टर हो, हम कलाकार हैं, हमारा काम है, जो हमें काम दिया जा रहा है वो अच्छे से करना, अपनी शिद्दत से करना। एंड 50% आई वॉन्ट टू यूटिलाइज जो मैंने 10 साल या 9 साल अभी इंडस्ट्री को दिए हैं, और जो मेरा नेटवर्क बना है, और बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे लोग अप्रिशिएट करते हैं, मेरे को रिस्पॉन्ड करते हैं। इंडस्ट्री में मैंने कई बार ऐसे भी किस्से सुने हैं कि लोग एक पार्टी मिलते हैं, नेक्स्ट डे बात ही नहीं करते हैं, रिप्लाई नहीं मिलता उनको Right. सीनियर लोगों से।
मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है. आई ऑलवेज हैव बीन गेटिंग लव एंड एप्रिसिएशन. तो उस नेटवर्क को यूज करके आई ऑल्सो वांट टू हेल्प अदर आर्टिस्ट ग्रो. तो ये मेरा एक पैशन समझ लीजिए, प्रोफेशन समझ लीजिए. तो उसको थोड़ा और फॉर्मलाइज, उसको थोड़ा और कॉर्पोरेट वे में करके मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑलरेडी एक छोटी सी टैलेंट एजेंसी है जो मैंने और मेरे दोस्त ने मिलके वी फाउंडेड इट बैक, बट वी डिड नॉट रियली अनाउंस इट ऑफिशियली. हम Okay. चाहते थे हम काम देना लोगों को स्टार्ट करें और फिर धीरे धीरे ऑर्गेनिकली सबको पता चले. राइट, मतलब समवेयर आपका ये टारगेट है कि जो लोग नए आ रहे हैं या कुछ करना चाह रहे हैं उनको कैसे ए प्लेटफॉर्म. या पुराने, आप ये मानेंगे नहीं, अगर आपको एक ब्रांड की भी डील क्रैक करवानी है एक बड़े सेलिब्रिटी के साथ, ऑफ कोर्स दे ऑल हैव मैनेजमेंट्स, दे हैव मैनेजर्स, बट ब्रांड या ब्रांड ओनर के मन में इतने सवाल होते हैं. आप खुद एक ब्रांड ओनर है राइट, कि मेरे को उनसे अगर एक रील डलवानी है तो मैं कैसे अप्रोच करूं, मैं क्या क्या लिखूं. तो एक जैसे फॉर्मेट होता है कि आपको वो ब्रांड कितने साल तक उनका चेहरा यूज करेगा, बहुत टेक्निकल चीजें हैं ये. यस वेरी ट्रू. अच्छा, यूजेज क्या रहेगी, आप उनका चेहरा इंडिया में यूज करेंगे या अब्रॉड यूज करेंगे. अच्छा, रील कब तक डाल के रखनी है उनको अपने पेज पे. ऐसी इतनी टेक्निकल चीजें होती हैं कि हर चीज का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, हर चीज की एक बात होती है. तो वी ऑल्सो फेलिसिटेट दैट बातचीत. अच्छा, मतलब अगर किसी भी ब्रांड को अगर ऐसी कोई चीज करवानी है या किसी भी बंदे को ऐसा कुछ करवाना है तो आपको अप्रोच करे तो वो प्रॉपर तरीके से आप तो मैनेज इसको एक करके प्रॉपर कर सकते. फॉर्मल, एक मैं डेलॉइट से हूँ सर, मैं हर चीज का प्रोसेस बना देता हूँ. ग्रेट. तो मेरी कंपनी से उनको एक मैसेज आता है, फॉर्म जाता है, राइट, भरिए आपका ब्रांड तो का आप पेज दोनों के क्या बीच के है. प्रोसेस को एकदम इजी कर देते हो. इट्स लाइक डेलॉइट में भी हम कंसल्टेंट थे. राइट, It's like a consultancy. Talent management is like a consultancy, and it is there to help. We are not casting directors. We are there to help the casting director get the right talent. We are there to help the right director get the right writer. अभी एक बहुत जाने माने राइटर्स हैं, सिद्धार्थ और गरिमा, जिन्होंने रामलीला लिखी, टॉयलेट एक प्रेम कथा लिखी. तो मेरा सौभाग्य है कि उनके लिए एक बहुत अच्छी एक प्रोड्यूसर की मैंने उनके एक मीटिंग करवाई. और उस प्रोडक्शन हाउस को भी ऐसा था कि वो प्रोड्यूसर उनके बहुत बड़े फैन थे और वो उनके काम के बहुत बड़े फैन थे. तो हम सिर्फ एक मीडिएटर थे टू गेट देयर डील डन. ग्रेट. तो बड़ा मजा आता है सर ऐसे फिल्में जब बनती हुई देखते हैं ना आप, या प्रोसेस देख रहे होते हैं, अच्छा ये स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, फिल्म बन रही है और हम उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, भले ही छोटा सा हिस्सा हो, तो बड़ा मजा आता है. ग्रेट. सो दैट्स माय अदर 50% कि बिहाइंड द कैमरा. हाँ, मतलब यहाँ तक पता था, इसके आगे और कुछ कर रहे हैं, मतलब और कुछ ऐसे टैलेंट हैं जो अंदर छुपे हुए बाहर निकल आए. नहीं सर, अभी होस्टिंग में मेरा बहुत समय चले जाता है, टचवुड, क्योंकि वो एक चीज़ इतनी अच्छी चल रही है. और लास्ट ईयर तो बहुत ही ब्लास्ट हो गया होस्टिंग का, सारे इवेंट्स हो गए. तो भले ही वो आईफा हो, फिल्म फेयर हो, जी सिनी हो, ग्राजिया हो, स्टारडस्ट और राम मंदिर ऑफ कोर्स. तो किसी का मेन सर, स्टेज, राम किसी मंदिर का का रेड आपने कहा तो कार्पेट. मेरे दिमाग में एक सवाल था राम मंदिर को लेके कि आप जितने भी होस्टिंग कर रहे हो ना, आईफा अवार्ड कर रहे हो, जी सिने अवार्ड हो या फिल्म फेयर हो, या जो भी होस्टिंग कर रहे हो आप, वो रिलेटेड टू फिल्म इंडस्ट्री की है आपने. ये कम्प्लीटली पूरा एक अलग था. तो इस एक्सपीरियंस में क्या खास था? इस एक्सपीरियंस में सबसे पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है और कितने लोगों की, करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है इसके साथ तो में. मुझे ये डर था कि मैं कहीं कोई गलत शब्द का इस्तेमाल ना कर दूं. और पर मुझे जो ब्रीफ मिला था चैनल से वो ये था कि आप यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं. हमें पता है यूथ को हो सकता है सारी रामायण ना पता हो या वो डिटेल्ड शब्द ना पता हो. आप अपने अंदाज में आप जो भी एंकरिंग कर रहे हैं, जो भी आप वहाँ पे जो भक्त आ रखे हैं, आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, आप अपने अंदाज में करण छाबड़ा कैसे उसको ट्रांसलेट करके दुनिया को बताएगा, आप वो करिए. तो जब मुझे वो चैनल की हेड ने वो ब्रीफ दिया ना, तो मैं बहुत कंफर्टेबल हो गया. तो उससे पहले मैं सोचा था मैं क्या करूं, क्योंकि बड़े भारी भरकम शब्द भी थे जो हम नॉर्मल लाइफ में नहीं यूज करते. जैसे राम राज्य क्या है, हम राममय हो गए हैं. तो ऐसे बहुत टेक्निकल नहीं बोलूंगा, भारी भरकम शब्द थे जो एक्चुअली हमें पता होने चाहिए, पर गलती है हमारी कि हमें नहीं पता थे. तो मैंने फिर वही किया कि मैंने जैसे नॉर्मल बात की पंडित जी से या किसी से, तो मैंने कहा सर थोड़ी यूथ लैंग्वेज जो आप मेरे को समझाएं. तो उन्होंने बताया कि ये सरयू नदी है, यहाँ पे राम जी ने अपनी जल समाधि ली थी, विच मीन्स कि वो आफ्टर ही हैड कंप्लीटेड ऑल हिज टास्क्स, तो वो उन्होंने उस नदी के अंदर अपनी जल समाधि ली थी. तो ऐसे करते करते फिर जो मैंने इजी लैंग्वेज में उनसे सीखा, वो मैं नेक्स्ट डे सुबह 8 बजे लाइव टेलीकास्ट में बता देता था. भगवान राम से ऐसा आपने और कुछ सीखा है जो आपकी लाइफ को इंस्पायर करता हो? उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है.
और आई थिंक पूरी रामायण से ही हमने बहुत कुछ सीखा है, एंड इट इज़ लाइक एन MBA। ये मुझे अरुण गोविल जी ने बताया था, जैसे मैं आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, मैं उनके साथ तब अयोध्या में बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा था कि रामायण इज़ लाइक एन MBA, क्योंकि वो आपको ऐसी चीज़ें सिखाएगी जो शायद MBA भी ना सिखा पाए। You know, it includes management, it includes everything related to your family, how to manage things, how to be a good human being, how to present yourself, सब कुछ आपको रामायण के अंदर सीखने को मिलेगा। तो यस, मैंने वहाँ जाके कुछ कुछ सीखा, और जब मैं 22 को जब वो प्राण प्रतिष्ठा हुई और वहाँ पे अगेन सारे द who's who ऑफ द कंट्री वर प्रेजेंट दैट डे, तो जब उन सबसे मिलने का या देखने का मौका मिला, तो शाम को जब मैं वापस घर आ रहा था तो आई रियलाइज सब कुछ अच्छे से हो कि गया। मैंने क्या कर लिया और क्या देख लिया। इट वॉज अ बिग अचीवमेंट, बहुत वेरी बिग बहुत बहुत अचीवमेंट। बहुत बहुत आपने पिछले 10 साल के करियर में उतार चढ़ाव सब देखे, लाइफ का इस 10 साल के अंदर सबसे टफ मोमेंट कौन सा था और सबसे अच्छा मोमेंट कौन सा था? ऐसे डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है, पर टफ मोमेंट, सबसे एम्बैरेसिंग या टफ मोमेंट ये होता था जब मैं अपने दिल्ली वाले, जब मैं आई यूज्ड टू वर्क इन IBM एंड इन नोएडा, तो मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर मैं मॉडलिंग के ऑडिशन देने जाता था, क्योंकि तब हमें पता नहीं था कि इस इंडस्ट्री का रास्ता कैसे खुलता है। तो चंडीगढ़ के बाद मैं 3 साल दिल्ली रहा हूँ, वहाँ नौकरी की है, उसके बाद बॉम्बे शिफ्ट हुआ था। तो तब दिल्ली में एक्टिंग की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती नहीं थी, होस्टिंग की ज़्यादा होती नहीं थी, तो द ओनली थिंग दैट वी कुड डू वॉज मॉडलिंग। वहाँ पे बहुत चलता है, वहाँ हर नुक्कड़ कोने में डिज़ाइनर की शॉप है, हौस खास में तो भरी पड़ी है ना। और बड़े बड़े डिज़ाइनर देश के, आई थिंक वन ऑफ द टॉप फ्यू डिज़ाइनर्स लिव इन दिल्ली एंड दे हैव देयर आउटलेट्स एंड फैक्ट्रीज इन दिल्ली, और पूरे वर्ल्ड में वो अपने गारमेंट्स एक्सपोर्ट करते हैं। तो मेरे को लगा कि मॉडलिंग से स्टार्ट की जाए, तो और मैं 5 फुट 8 इंच का था। आई डोंट थिंक आई एम कन्वेंशनली वेरी गुड लुकिंग, एंड आई थिंक आई डोंट हैव दैट बिल्ट और दैट स्ट्रक्चर, पर मैं कॉन्फिडेंट बड़ा था, तो मैं डिज़ाइनर से मीटिंग करने पहुंच जाता था। तो हाफ ऑफ देम ऑफ कोर्स रिजेक्टेड मी। आज के टाइम पे तो आप देख रहे हैं कल्चरल डाइवर्सिटी भी दिखाते हैं रैम्प पे। आज रैम्प पे सरदार जी भी चल रहे हैं, आज रैम्प पे मोटा भी चल रहा है, मोटी भी चल रही है। तो यू नो, बिकॉज दे आर सेइंग वी हैव टू इंक्लूड एवरीवन, इंक्लूसिविटी नया टर्म आया है कि यू नो हमारे कपड़े तो सब पहनते हैं, तो उनको रैम्प पे चलाना चाहिए, सिर्फ एक पतले दुबले मॉडल को नहीं। मेरे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, राइट। सो मेरे को उनको कन्विंस करना कि मुझे रैम्प पे लो, एंड मैंने कई शोज इनफैक्ट अपने कल्चर को प्रमोट करते हुए भी की हैं। आई वाज द वन ऑफ द फ्यू गाइज टू वेयर अ टर्बन, सर पे अपनी पगड़ी सजाकर मैंने रैम्प वॉक की हैं, और आई थिंक मेरे से पहले शायद ही किसी ने वो की हो। तो वो स्टीरियोटाइप ब्रेक किए, पर उस टाइम बहुत टफ होता था, बिकॉज आप वहाँ पे लाइन में लगे लड़के 5 फुट 11 इंच, 6 फुट 2 इंच, एंड यू नो ऑल दोज मस्कुलर मैन एंड एवरीथिंग, और आप 5 फुट 8 इंच 9 इंच, तो आपको लगता था अच्छा यार ये तो मेरा नहीं सिलेक्शन होगा। तो यू हैव गॉट यू नो दोज एम्बैरेसिंग मोमेंट्स, रिजेक्शन भी हुआ है। बट फिर एक फैशन वीक का ऑडिशन था, और मेरी जज थी माही गिल, जो एक्ट्रेस हैं, जिनकी बहुत फिल्में आई हैं, जिमी शेरगिल के साथ उनकी बड़ी फिल्में आई हैं। तो शी वॉज माई जज, एंड उन्होंने और नीतू चंद्रा, वो भी बहुत सारी फिल्में करते हैं, अब रीजनल बहुत कर रही हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि हमें तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा, और रैम्प पे एक ही चीज़ चाहिए, योर कॉन्फिडेंस, कि जब आपने वो कपड़ा पहना है, इट शुड लुक दैट यू आर फीलिंग लाइक अ किंग व्हेन यू आर वेयरिंग दैट गारमेंट। और एक मॉडल का वही काम होता है, वहाँ पे वो एंटरटेन करने नहीं आया, ये लोग गलत फहमी है। आप सिर्फ एक हैंगर हो, आपको कपड़े को पहनना है और सामने जाके फोटो खिंचाना है, दर्शकों को दिखाना है और वापस आ जाना है। सो वो उनको अच्छा लगा और उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, और फिर मैंने पंजाब फैशन वीक किया। फिर सब्यसाची मुखर्जी, जो बहुत बड़े डिज़ाइनर हैं देश के, उनके लिए मैंने एक फ़ोटो शूट किया पगड़ी पहनकर। उसके बाद फिर इंडिया कट्योर वीक, जो सबसे लग्जूरियस और सबसे एक्सक्लूसिव फैशन वीक है, जहाँ पे बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार वॉक करते हैं, तो उसमें मैंने रिम्पल और हरप्रीत के लिए शो किया। रिम्पल हरप्रीत को अभी नेशनल अवार्ड भी मिला है। शी डिड द कॉस्ट्यूम, दे डिड द कॉस्ट्यूम्स फॉर पद्मावत एंड फॉर हीरा मंडी, तो उनके लिए शो ओपन किया। तो वो एम्बैरेसिंग मोमेंट थे, पर उसके बाद जब आपको थोड़ा बहुत काम मिलना स्टार्ट हुआ और अच्छा मिलना स्टार्ट हुआ, तो वो अपने आप कॉन्फिडेंस में बदल गया। ग्रेट। कल्चरल के बारे में जैसे आपने कहा, तो कल्चर को अब इंडस्ट्री से कल्चर किस तरीके से प्रमोट हो रहा है राइट नो? इंडस्ट्री में कल्चरल कुछ चेंजेस दिख रहे हैं आपको? सर कल्चरल, मैं अगर फैशन की बात करूं, फैशन इंडस्ट्री में तो जी हाँ,
इंक्लूसिविटी के नाम पे आज अगर आप देखें तो मेल मॉडल्स हैं, फीमेल मॉडल्स हैं, ट्रांसजेंडर्स भी वॉक कर रही हैं, जिनका प्लस साइज मॉडल्स हैं वो भी वॉक कर रहे हैं, टर्बन पहन के भी लड़के वॉक कर रहे हैं, सरदार लड़के भी वॉक कर रहे हैं, पर्टिकुलर चीजें जो थी इंडस्ट्री को लेके ऐसा ही होता है, वो चेंजेस डस्की हो लोग गए। भी वॉक कर रहे हैं, स्किनी लोग भी वॉक कर रहे हैं। तो फैशन इंडस्ट्री डेफिनेटली इज प्रमोटिंग इंक्लूसिविटी। जे वलाया के शोज में बहुत बार हुआ है, कुणाल रावल के शो में बहुत बार इंक्लूसिविटी दिखाई गई है। इनफैक्ट 45-50 ईयर ओल्ड जो मेल्स हैं वो भी वॉक कर रहे हैं। तो है फिल्मों में सर, इट इज़ वेरी स्टोरी डिपेंडेंट, इट इज़ अ पैकेजिंग। उनको इवेंचुअली पैसे कमाने हैं लोगों को एंटरटेन करके। अब कई फिल्में हैं जो आपको डेफिनेटली आपके धर्म के बारे में आपको मोटिवेट करेंगी और आपको बताकर जाएंगी। कई फिल्में, अब एनिमल है, उसमें क्या धर्म की बात हो रही है, उसमें एंटरटेनमेंट है, आप देखिए, मारपीट देखिए, एक्शन देखिए, बोथ आर गोइंग ऑन। राइट। अब करण ने ऐसे करण के हिसाब से अचीवमेंट भले ही नहीं किए रहेंगे, बट अब आपका ड्रीम क्या है आगे? मेरा ड्रीम सर, मैं मानता हूँ सक्सेस की परिभाषा आप खुद तय करते हैं। हो सकता है किसी की नज़रों में मैं, जैसे आपने कहा, मैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, या वो जो जो मैं कर रहा हूँ वही करना चाहते हैं, उनके लिए मैं शायद इंस्पिरेशन हूँ। किसी को लग रहा हो कि अरे मे बी ही हैज़ नॉट अराइव्ड येट, तो वो उनकी परिभाषा मैं नहीं चेंज कर सकता। आई एम वेरी हैप्पी इन माई लाइफ, वेरी कॉन्टेंट। आई थिंक मेरा तो एक ही सपना था कि शाहरुख खान, सलमान खान से कुछ काम करने का मौका मिल जाए, और जब मैंने उनके साथ शाहरुख सर, सलमान सर, आमिर खान, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, इन सब के साथ काम किया, तो अब लगा कि चलो एक चेकलिस्ट तो टिक हो गई है। अब क्या है, उसी चीज़ को आगे बढ़ाना है, अच्छे से काम करते रहना है, अच्छी फैमिली लाइफ मेंटेन करनी है, अच्छी पर्सनल लाइफ हो, और जैसे मैंने आपको कहा, होस्टिंग, एक्टिंग, दूसरों की हेल्प करना, ये तीनों अगर चलता रहे तो भी जीवन बढ़िया है। राइट। और प्रिंसिपल और एथिक्स कितना इंपॉर्टेंस रहता है इंडस्ट्री में? बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पर अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोग इस इंडस्ट्री को वो रेस समझते हैं कि मैं इसको काट कर आगे निकल जाऊं, फिर मैं उसको काट के और आगे निकल जाऊं, या अपने एथिक्स कई बार भूल जाते हैं। तो वो दे विल लर्न अ लेसन प्रॉबेबली द हार्ड वे, क्योंकि जो करता है वैसा ही उसको मिलता है। 100%। तो इंडस्ट्री में ही नहीं, जीवन में एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपने एथिक्स से चलेंगे तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा। जैसे अब मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ तो मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, और सामने वाला शायद रिलेट भी कर पाएगा, और इवेंचुअली यू विल बी स्लीपिंग नाइसली, रात को नींद अच्छी आएगी। एक्चुअली अगर आप एथिकली राइट हो और आप सही चीज़ें अपने प्रिंसिपल के साथ में चल रहे हो, तो कहते हैं कि बाकी कुछ हो ना हो लेकिन सुकून रहता है, सुकून रहता है। तो आपकी लाइफ में वो सुकून है, हम वो सुकून फील करते हैं। ऐसा ही है। बहुत सारे अचीवमेंट और बहुत सारे काम तो आप कर लेते हो, फ्री टाइम में क्या करते हो सर आप? फ्री टाइम में मेरे को गुरुद्वारे जाना अच्छा लगता है। वेरी गुड। समटाइम्स एंड मैं सिर्फ गुरुद्वारे नहीं, मैं सारे फेस्टिवल्स मनाता हूँ। तो अभी जन्माष्टमी पे मैं मंदिर गया था, बड़ा मज़ा आया, इस्कॉन मंदिर, और मतलब आई सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल्स, और मुझे बड़ा मज़ा आता है। और फ्री टाइम में मैं कोशिश करता हूँ कि कोई जैसे मैं किसी सिंगर, एक मेरे दोस्त हैं म्यूज़िक कंपोजर हैं, उनसे मिल लेता हूँ, उनका ऑडियो सुन लेता हूँ, तो एक जैमिंग भी हो जाती है। और अगर उस ऑडियो को अगर मैं उनको हेल्प कर पाऊँ किसी प्लेटफॉर्म पे लेकर जाने की, तो वो भी कोशिश कर लेता हूँ। तो बिजनेस का बिजनेस भी हो जाता है, और आप नए कलाकारों से मिल लेते हो, नई क्रिएटिविटी आपको देखने को मिलती है। तो वो मेरा, उसे कहते हैं क्रिएटिव जैमिंग। फ्री टाइम में भी आप कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हो? कई बार बहुत सारे नए राइटर मुझे अप्रोच करते हैं कि हमें इधर तक हमारी स्क्रिप्ट पहुंचाने में हेल्प करें या कुछ करें, तो आई ट्राई, अगर मैं समय दे पाऊँ तो मैं उनको बोलता हूँ शॉर्ट में मुझे अपनी स्टोरी बता दो, 1 लाइनर बता दो या 1 पेजर बता दो, तो उनसे मिल लिए। और अदरवाइज मुझे जुम्बा करना अच्छा लगता है। वेरी गुड। तो मैं जाता हूँ कि चलो थोड़ा नाच गाना, डांस वांस करके थोड़ा फैट भी लूज हो जाए। तो ऐसे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। एंड सोशल मीडिया पे बड़ा एक्टिव हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनको रिप्लाई कर पाऊँ। सबको तो नहीं पॉसिबल होता। किस तरीके से आपको लोग, जब ये फेम, इतना सारा फेम हुआ है, तो कैसा लगता है आपको फेम को फील करके, या जब लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देते हैं, कैसा फील होता है? सर कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं और कभी कभी ट्रोलिंग भी होती है, विच इज अ पार्ट एंड पार्सल। अभी हाल ही में एक बिग बॉस से मेरी एक मित्र हैं, और वो आई थिंक शी वाज वेरी पॉपुलर, और जब उनसे मनारा चोपड़ा, तो जब कभी मतलब बिना किसी बात के लिंकअप किया जा रहा था, और फिर उनके जो राइवल थे उस शो में, उनके फैंस मुझे गलत लिख रहे थे, मेरा तो कुछ लेना देना था ही नहीं। तो ऐसे कई बार बिना बात के आपको
बीच में ट्रोल किया जाता है, घसीटा जाता है, सो दैट्स आल्सो पार्ट एंड पार्सल। अब कॉम्प्लीमेंट एंड ट्रोलिंग दोनों को उसका एंजॉय मतलब कर ये लेते तो हैं नहीं कि आप अपनी दोस्ती छोड़ दें किसी से, या अगर लोग उसका गलत मतलब निकाल रहे हैं तो आप सिर्फ क्लैरिफाई कर सकते हैं, उसके ऊपर तो आप उनको भी रोक नहीं पाएंगे। तो यू शुड नो योर थिंग फ्रॉम इनसाइड, एंड आपके दोस्त को पता होनी चाहिए, एंड सो इट इज अ पार्ट एंड पार्सल। और पॉजिटिव तो आते ही हैं, नेगेटिव भी आते हैं, ठीक है, ओपन प्लेटफॉर्म है सर, किसको क्या बोलना है बोलने दो। आपने तो एक्चुअली आप एक्टिंग टीचर भी रहे, एक्टिंग भी सिखाई है, तो वो चीज़ कहाँ से आई आपके अंदर? वो सच बताऊं तो मेरे को, आई एम नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर, वो एक ऐसा रियलिटी शो था जहाँ पे आपको बच्चे को सिलेक्ट करना था, और वो आपके कंटेस्टेंट बनेंगे आपके साथ, और आपको उनको डिफरेंट एक्ट्स परफॉर्म करने हैं उनके साथ, उनको सिखा के। तो हमारे मेंटर्स थे रवीना टंडन, बमन ईरानी और अरशद वारसी, जो कि बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, और वो हमें सिखाते थे, और हम आगे अपने पार्टनर को या जो बच्चे हैं उस शो के उनको सिखाते थे। और फिर हमें अलग अलग एक्ट्स, कॉमेडी, इमोशनल, हिस्टोरिक, बहुत सारे एक्ट्स हमें परफॉर्म करने होते हैं, और बिना कट के 13 कैमरा आपको देखना है। तो इट इज़ लाइक लाइव थिएटर, पर पूरी दुनिया वो देख रही है। आप गलती करेंगे तो वो छप जाएगा वो टीवी पे लाइफ टाइम के लिए। तो हमें उनके साथ हफ्ता भर रिहर्सल करनी होती थी। तो उस शो में जो हमारी जोड़ी थी वो फाइनलिस्ट बनी, और मैंने अपनी पहली जो गाड़ी ली थी अपनी खुद की कमाई की, वो उस शो से मैंने अपनी गाड़ी ली थी। वाह ग्रेट, मतलब आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट। तो यस, तो उसके बाद से फिर काफ़ी वर्कशॉप से मेरे को बुलाया जाता है, तो आई ट्राई टू टीच वट एवर आई कैन। पर एक्टिंग ऐसा कोई सिखा नहीं सकता। एक्टिंग की वर्कशॉप्स दी जाती हैं, उसकी एक्सरसाइजेज होती हैं, इवेंचुअली कई लोगों में वो इनबॉर्न है, और कई लोग ट्रेनिंग के माध्यम से, जैसे एक स्किल है, जैसे हम इंजीनियरिंग में हम लैंग्वेजेस सीखते हैं, अगर कोडिंग सीख रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो ऐसे ही दिस इज ऑल्सो लैंग्वेज, यू कैन गेट ट्रेन्ड, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक इट इज योर टैलेंट दैट विल टेक यू। इट इज योर टैलेंट, इट इज वर्कशॉप्स आपको इनबिल्ट। पॉलिश कर सकती हैं, आपको कॉन्फिडेंस दे सकती हैं, टेक्निक बता सकती हैं, बट कुछ चीजें इनबिल्ट रहती कुछ चीज़ें इनबिल्ट है। आपको वर्कशॉप्स के माध्यम से उसको और तराश करके आगे परफॉर्म तो आपको खुद ही करना है। हैं। वेरी तो ट्रू। वो जितना आपके अंदर कीड़ा होगा उतना आप करके जाएंगे। लास्ट काफी सालों से मैं देख रहा हूँ तो आप होस्टिंग सबसे ज्यादा कर रहे हो, तो होस्टिंग में आप सबसे ज्यादा किस चीज को एंजॉय करते हो? मैं होस्टिंग में सबसे ज़्यादा एंजॉय करता हूँ कि बिना स्क्रिप्ट के आपको पूरे स्टेज को संभालना है। मेरा हमेशा ये मानना होता है, चाहे वो टीवी शो हो, चाहे वो स्टेज हो लाइव, कोई भी मीडियम हो, आई थिंक इट इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। पूरे शो का जो प्रेशर होता है, जो चेहरा है, वो आप हो। अब आपने अगर अवार्ड शो में विनर का नाम ही गलत ले दिया, उसके लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि राइट उसने मेहनत की है वो अवार्ड जीतने के लिए, राइट। है ना। आजकल कुछ लोग तो पैसे भी खरीद के अवार्ड लेते हैं खैर, पर उसने पैसे दिए हैं, मान लो जो भी किया उसने मेहनत की है वहां पर आने के लिए, उस शाम को, यू नो, ही इज ड्रेस्ड अप वेल, ही हैज एक्सपेक्टेशंस। वो एक मिस्टेक एंकर की कैन स्पॉइल हिज वीडियो, जो आजकल लोग इंस्टाग्राम पे डालते हैं, इट कैन स्पॉइल हिज मोमेंट। और आई थिंक उसके लिए आपको बस प्रैक्टिस करते रहना। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप स्टेज पे खुलेंगे, उतने गलतियों के चांसेस कम होंगे। सो आई एंजॉय दैट प्रेशर, आई एंजॉय दैट स्पॉन्टेनिटी, आई एंजॉय मीटिंग न्यू पीपल। मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों से बात करके, उनकी जर्नी के बारे जान करके, और आई थिंक उससे मैं इतने लोगों से मिला हूँ पिछले 9 सालों में, 10 सालों में, कि मुझे लगता है कि आई हैव ऑल्सो बिकम वाइजर। कुछ तो सबसे कुछ सीख लिया है मैंने। मल्टी टैलेंटेड करण से एक्चुअली करण भी बहुत कुछ सीख रहे हैं और आपसे लोग भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। आई होप सो, दोनों चीजें हो रही आई हैं। होप सो। बहुत सारी बातें आपसे हो सकती है, बट टाइम की भी अपनी एक लिमिट है, और बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला है। लास्ट मेरा एक ये सवाल है कि बहुत सारे लोग जो नए इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या आने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज दोगे? यही मैसेज दूंगा कि सपने ज़रूर देखो, पर सपनों के लिए पागल मत हो जाओ। बी प्रैक्टिकल, ऑलवेज हैव अ प्लान बी। ऐसा नहीं कि बोरिया बिस्तरा उठाकर यहाँ आ गए और कोई करिश्मा होगा, ऊपर से चमत्कार, कोई फल गिरेगा और हमें झोली में मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये इंडस्ट्री लक ड्रिवन भी है, बट मेहनत ड्रिवन भी है। लक में आप, यू नो, यू कैन ओनली बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। आई ऑलवेज टेल कि आपका लक अच्छा कैसे होगा? आप अच्छा इंसान बने, अच्छे कर्म करें, आप मेहनत करें अपनी कला के ऊपर, और कुछ चीज़ें लक पर छोड़ दें, पर उस लक के ऊपर आप डिपेंडेंट ना रहें। हैव अ प्लान बी, हैव अ गुड जॉब, हैव अ गुड बिजनेस, जो भी आपका एक बैकअप है वो साथ साथ कुछ ज़रूर करें। अगर आपका इस इंडस्ट्री में कोई रिश्तेदार नहीं है, आप अपने दम पर इस शहर में आ रहे हैं, तो प्लान भी लेकर आएँ, मेहनत करते रहें। जैसे ही आपका लक साथ देगा,
आप ऊपर पहुंच जाएंगे। अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि रातों रात मैं यहाँ पे पहुंचूंगा और चमक जाऊंगा, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला है। वैसा भी हुआ है कुछ लोगों के साथ, पर अगेन आप उस एक उम्मीद पे डोंट लीव योर एजुकेशन, डोंट लीव योर जॉब, डोंट लीव योर फैमिली बिजनेस। कई लोग अपने फैमिली बिजनेस को ऑटो पायलट पे डालकर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपकी दुकान वहां चल रही है, आप यहाँ काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्लान भी जरूर रखें, और साथ साथ अपना जो आपका मेन प्लान है, जिसको मैं प्लान ए बोलता हूँ, उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहें। सो समवेयर यू विल गेट सक्सेस। वेरी ट्रू, बहुत अच्छा लगा आपके साथ, बहुत अच्छा मीनिंगफुल कन्वर्जेशन, बहुत सारी चीजें लोगों को जानने को मिलेगी। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए सर, Thank और you. अपना टाइम दिया, Thank you. नॉलेज दिया। थैंक यू सर। थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर।